नमस्कार प्रिय छात्रों, हिंदी साहित्य के संक्षिप्त इतिहास की व्याख्यान श्रृंखला में अब हम आ पहुँचे हैं रीतिकाल तक। इस ऑनलाइन शिक्षण में आपका पुनः स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे रीतिकाल की। इससे पूर्व के वीडियो में भक्तिकाल के प्रसंग में आपने ये देख लिया है कि किस प्रकार से भक्तिकाल में जहाँ प्रबल धारा भक्ति भावना की थी, वहीं एक साथ में धारा रीति की भी थी, वीर काव्यों की भी थी, नीति काव्यों की भी थी। ये जो वीर काव्य और नीति काव्य और रीति काव्य की धारा थी, वो भले ही सूक्ष्म रही हो, वो आगे चल कर के 1600 ईस्वी के आसपास से उसका स्वरूप अलग दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। लगभग 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक एक ऐसा समय हमें हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिखाई पड़ता है जिसमें फिर से आदिकाल की कुछ उन प्रवृत्तियों का उभार दिखाई पड़ता है, जैसे वीरता का वर्णन, जैसे जो सामंत थे उनके यहाँ दरबारी कवि हुआ करते थे। तो वो जो परंपरा है जिसे भक्तिकाल ने बदल दिया था और भक्तिकाल में वो परंपरा देखने को उस रूप में नहीं मिलती है। वहाँ जन कवि थे, साधारण घरों से निकले हुए कवि, साधारण क्षेत्रों से आए हुए कवि भक्ति भाव से रचनाएं कर रहे थे, तमाम प्रकार की मान्यताओं प्रथाओं पर प्रश्न उठा रहे थे। वो धारा फिर से मध्यम हो गई और रीतिकाल में एक नई धारा उभर करके दिखाई पड़ती है। वो ये है कि फिर से दरबारों में कुछ कवि हमें दिखाई पड़ते हैं। वे फिर से राजाओं की प्रशस्ति गाना शुरू करते हैं। उनके यहाँ अलंकार रस छंद पर ग्रंथ लिखे हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो समय है इसे रीतिकाल नाम दिया गया है, लेकिन कुछ विद्वानों ने इसे अलग अलग नाम भी दिया है। जैसे मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा है, आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने इसे श्रृंगार काल नाम दिया था और इसलिए इसे रीति और श्रृंगार के नाम से संबोधित किया गया कि इस काल की जो प्रमुख प्रवृत्ति है उसमें रीति निरूपण और श्रृंगार, ये दो तत्व महत्वपूर्ण है। ये रीति क्या है? आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि ये रीति क्या है जिसका बार बार जिक्र हो रहा है। रीति का अभिप्राय है मार्ग, परंपरा। मध्यकाल में, आदिकाल और भक्तिकाल के आसपास भी संस्कृत साहित्य में बहुत सारे ग्रंथ अलंकार रस छंद पर लिखे गए थे। उन्होंने एक रीति निर्धारित कर दी थी कि काव्य का स्वरूप ये होता है, अलंकारों का इस प्रकार प्रयोग होना चाहिए, नायक नायिका ऐसे होते हैं। तो जो उन्होंने पद्धति या मार्ग तैयार किया था उसी के अनुसरण में रीतिकाल के जो दूसरे कवि थे उसी के अनुसरण में या तो ग्रंथ लिखे और या फिर उसी तरह की कविताएं लिखी। इसलिए इस काल को रीतिकाल कहा गया। और दूसरी प्रमुखता है श्रृंगारिकता। श्रृंगारिकता मतलब राजा महाराजा हुआ करते थे, उन्हें प्रेम भाव की जो कविताएं हैं, स्त्रियों के सौंदर्य का चित्रण, प्रेम भाव का चित्रण करना, कुतूहल पैदा करना, नई नई उपमाएं प्रस्तुत करना, नई नई तुलनाएं प्रस्तुत करना, ये भी उस काल की एक प्रमुख विशेषता देखने को मिलती है। असल में हुआ क्या था कि इस समय तक भारत में एक जो विदेश से आए हुए शासक थे उन्होंने पूरी तरह से अधिकार प्राप्त कर लिया था और इस दौर में जो मुस्लिम कवि थे वे शेर व शायरी में अपनी बातें रखा करते थे। अब शेर व शायरी में जो बातें अगर रखी जाती हैं तो उसका असर तो बहुत गहरा और तुरंत होता है, तुरंत ही वाह वाह कर बैठते हैं। ऐसी स्थिति में इतना प्रभावशाली और तुरंत असर करने वाली चीज़ की जो काट थी वो हिंदी कवियों के पास क्या होती। तो उन्होंने भी दोहे जैसे सामान्य छंद को लिया और उसमें तमाम प्रकार के चमत्कार कुतूहल पैदा करके लगभग उसी शैली की और उसी स्तर की कविताएं उन्होंने लिख करके राजा महाराजाओं को प्रसन्न करना शुरू किया। तो इस काल में ये कुतूहल, ये सौंदर्य चित्रण, ये भंगिमा
जिसे उर्दू में अंदाज़े बयां कहते हैं, वो रीतिकाल की कविताओं में देखने को मिलता है। तो आपने देखा कि इसका जो समय है वो 16वीं 17वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के 19वीं शताब्दी तक आता है। 1600 ईस्वी के आसपास से रीतिकाल की प्रवृत्तियां उभरना शुरू हो जाती हैं और 17वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते वो काफ़ी प्रबल हो जाती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इसका समय 1643 से 1843 ईस्वी माना है और अक्सर आपकी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो काल निर्धारण है उसी को अधिक महत्व दिया जाता है। तो आप इन तिथियों को ध्यान से समझ लें। रीतिकाल की बात अगर हम करते हैं तो इसकी जो मुख्य काव्य भाषा है वो है ब्रज भाषा। भक्ति काल में अवधि और ब्रज दोनों बराबर की भाषा थी। तुलसीदास ने तो दोनों भाषाओं में बहुत उत्कृष्ट काव्य रचनाएं की हैं, ब्रज में भी और अवधि में। अवधि में जहाँ उन्होंने रामचरितमानस लिखा, ब्रज में उन्होंने कवितावली, गीतावली, ये पुस्तकें लिखी हैं। लेकिन रीतिकाल में प्रमुख भाषा के रूप में हमें ब्रज भाषा दिखाई पड़ती है। जितने रीतिकालीन कवि हैं उनमें से अधिक जो कवि हैं वे सब ब्रज भाषा में रचनाएं करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि अवधी है, खड़ी बोली है या राजस्थानी है या और जो क्षेत्रीय बोलियां हैं, भाषाएं हैं, उनमें रीतिकाल में रचनाएं नहीं होती थी। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं कि मूल प्रवृत्ति क्या है, प्रमुख प्रवृत्ति क्या है, वो देखनी है हमें। उस काल की जो ट्रेंड, प्रवृत्ति का मतलब होता है ट्रेंड। जैसे आप देखते होंगे कि फैशन का ट्रेंड हुआ करता है कि कोई समय ऐसा होता है कि एक विशेष प्रकार का फैशन ही प्रचलन में रहता है और फिर कुछ समय के बाद दूसरा शुरू हो जाता है। तो ये प्रवृत्ति शब्द का अभिप्राय ट्रेंड से जुड़ा हुआ, अंग्रेजी का जो ट्रेंड शब्द है वो है कि ट्रेंड क्या है, प्रबल चीज़ क्या है, वो कौन सी चीज़ है जो पूरे उस रीतिकाल के साहित्य को प्रभावित कर रहे थे। तो श्रृंगारिकता और रीति निरूपण और राजाओं की प्रशस्ति, वीर काव्य लिखना, भक्ति और नीति की भी बातें थी, लेकिन वो उतनी प्रमुख नहीं थी, भक्ति उतनी प्रमुख नहीं थी। हाँ, नीति जरूर, नीति के दोहे और नीति की रचनाएं की गई थी। रीतिकाल में एक और विशेष बात देखने को ये मिलती है कि महाकाव्य तो रचे गए हैं, लेकिन इसका जो रचनात्मक शैली देखने को मिलती है इस काल की, वो है मुक्तक काव्य की। बिहारी ने कुल एक पुस्तक लिखी है, उसमें 700 से अधिक दोहे हैं। उस पुस्तक को कहा ही जाता है बिहारी सतसई। बहुत से कवियों ने पद लिखे हैं। तो केशवदास रीतिकाल के प्रमुख कवि माने जाते हैं, रीतिकाल और भक्तिकाल के बीच के कवि हैं, लेकिन उनका रीतिकाल में ही उनकी गणना होती है क्योंकि उनकी कविताओं का जो भाव, बोध और शैली है वो रीतिकालीन है। उन्होंने रामचंद्रिका नाम का महाकाव्य लिखा है जो तुलसीदास के बराबर जैसा विशाल ग्रंथ है। तो ऐसा नहीं है कि महाकाव्य रीतिकाल में नहीं लिखा गया, रीतिकाल में महाकाव्य भी लिखे गए हैं, लेकिन मुक्तक काव्य ज़्यादा देखने को मिलते हैं छंदों, सवैया छंदों में, दोहों में। तुरंत के तुरंत भाव को संप्रेषित कर दें, प्रकट कर दें। तो मुक्तक काव्य की विशेषता होती है कि वो मुक्त होता है आगे और पीछे के प्रसंग से और एक निश्चित विषय या प्रसंग को वो तुरंत के तुरंत संप्रेषित कर देता है। तो इस तरह के मुक्तक काव्य देखने को हमें अधिक मिलते हैं। रीति काव्य को विद्वानों ने 3 भागों में बांट रखा है। एक उन्होंने कहा कि बिल्कुल ही जो रीति का अनुसरण करने वाले थे, जिन्होंने रस, छंद, अलंकार आदि के ही ग्रंथों पर अधिक जोर दिया, उन्हें उन्होंने नाम दिया रीतिबद्ध। पर यहाँ पर भी विवाद है। डॉक्टर नगेंद्र जो हिंदी साहित्य के इतिहासकार हैं, उन्होंने रीतिबद्ध जो है रीति सिद्ध के अर्थ में प्रयोग किया है और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिबद्ध उन कवियों को माना जो यहाँ आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, मतिराम, चिंतामणि, भिखारीदास, केशवदास, देव, भूषण। तो इनके बीच में आपस में थोड़ा मतभेद है इस बात को लेकर के कि रीतिबद्ध किसे कहा जाए, रीति सिद्ध किसे कहा जाए। लेकिन हम देखेंगे कि रीतिबद्ध हमने उन्हें माना है और ज़्यादातर विद्वानों ने माना है जो रीति से बंधे हुए थे। रीति से बंधने का अभिप्राय क्या है कि उन्होंने रस, छंद और अलंकार की कविताएं लिखी।
जिनमें मतिराम, देव, चिंतामणि, भिखारी दास, केशव दास, भूषण भी आते हैं। भूषण दोनों में है, रीतिबद्ध में भी और रीति सिद्ध में भी है। उन्होंने वीर काव्य बहुत अच्छा लिखा है, वो आप आगे देखेंगे। तो रीति से बंधे हुए ये आचार्य कवि थे, ये किसी राज दरबार में रहा करते थे। उनके राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए भी अलंकार, रस, छंद, इन पर आधारित ग्रंथ लिखा करते थे और स्वतंत्र कविताएं भी लिखी हैं। लेकिन इनकी जो सारी की सारी कविताएं हैं वो रस, छंद, अलंकार, नायक नायिका भेद आदि के सिद्धांतों और उनकी जो विधान है उनसे प्रभावित है। रीति सिद्ध कवि यहाँ उन्हें कहा गया है जिन्होंने रस, छंद, अलंकार आदि के ग्रंथ तो नहीं लिखे, लेकिन उनकी कविताओं में रीतिकालीन प्रवृत्तियां दिखाई पड़ती हैं। ट्रेंड जो रीतिकाल का है वो दिखाई पड़ता है। वो बिहारी को ले लीजिए आप, उनकी कविताएं आपने हाई स्कूल में भी पढ़ी होंगी, उसके निचली कक्षाओं में भी पढ़ी होंगी। तो उनके यहाँ भी श्रृंगारिकता, अलंकारों का चमत्कार, एक से कई कई, एक दोहे में कई कई अर्थों का जो चमत्कार है, कुतूहल है, शब्दों में चमत्कार पैदा कर देने की भाव प्रवृत्ति है, वे सब बिहारी के यहाँ भी दिखाई पड़ती हैं। तो इन्होंने रीति को सिद्ध किया है, रीति से बंधे तो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने रीति को साध लिया है। कैसे साध लिया है? कविता जब लिखा तो उन्होंने उन रीति के लक्षणों को उन कविता में पिरो दिया है, इसीलिए इनको रीति सिद्ध कहा गया। और इनमें बिहारी जो है वो प्रमुख कवि हैं। तीसरी धारा हमें रीतिकाल की दिखाई पड़ती है रीति मुक्त कवियों की। रीति मुक्त अगर हैं तो फिर रीतिकाल में क्यों रखा गया, प्रश्न उठ सकता है। असल में रीति मुक्त का अभिप्राय यह है कि जो रीति की बंधी बंधाई परंपरा थी उस परंपरा का इन्होंने बीच बीच में खंडन किया, बीच बीच में इन्होंने उस परंपरा को छोड़ा और अपनी भावनाओं और अनुभूतियों को विशेष महत्व देते हुए और उस आवेग में कविताएं लिखी। तो इसीलिए इनको रीति मुक्त कहा जाता है। हालांकि ये रीतिकालीन कवि ही हैं। इनमें प्रतिनिधि कवि थे घनानंद। घनानंद की कविताएं आप पढ़ेंगे तो रीतिकाल के बावजूद छंद वैसे ही हैं, भाषा भी वैसी ही है, लेकिन उनकी जो विषय वस्तु है उस विषय वस्तु में अंतर है। उस विषय वस्तु को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इन्होंने रीति की परंपरा को थोड़ा तोड़ा है। तो इस तरह से रीतिकाल में घनानंद तो प्रमुख और प्रतिनिधि कवि है ही हैं। साथ ही साथ आलम, ठाकुर, बोधा, सुजान भी एक कवि थे रीतिकाल के, रीति मुक्त कवि। तो ये रीतिकाल में होते हुए भी रीति की बहुत सारी प्रवृत्तियों से अलग हट करके, उससे परे जा करके रचनाएं कर रहे थे। तो इसलिए इनको रीति मुक्त कहा गया। प्रवृत्तियां और जो उसके प्रमुख वर्ण विषय हैं वो उसके बारे में मैंने अभी चर्चा की है कि रीति का निरूपण, श्रृंगारिकता, भक्ति और नीति, इस प्रकार का जो वर्ण विषय था ये प्रमुख रूप से हमें रीतिकाल में देखने को मिलता है। ये यहाँ पर श्रृंगारिकता शब्द लिखा हुआ है। तो ये टाइप में क्या होता है कि ये श्रृंगार का ये आधा जो शाह है इसे लिखना थोड़ा कठिन होता है। ये हालांकि गलत यहाँ छपा हुआ है, तो आप ये देख लीजिएगा कि इसमें जो री लगा है ये सही है और ये जो र लगा है इसे हटा देना है। तो आप इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। अब हम रीतिकाल के कुछ प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं का एक संक्षिप्त यहाँ पर विवरण आपको दे रहे हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ बिहारी की सतसई, गोविंद सिंह की सुनीति प्रकाश, तोष, रसनिधि, ये सारे कवि हैं। आप इनको एक दृष्टि में देख सकते हैं। वृंद ने भी सतसई लिखी है और कालिदास त्रिवेदी, जिनका कालिदास हजारा, जिनमें कवियों का वृत्त चित्रण मिलता है, जिसकी हमने चर्चा आदिकाल और भक्तिकाल के वीडियो में की थी। लाल कवि बड़े प्रसिद्ध कवि हैं, उन्होंने भी रचनाएं की हैं। देव तो इस काल के रीतिबद्ध प्रमुख कवि माने ही जाते हैं। उनके ग्रंथ हैं भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, देव चरित,
काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, देव शतक, प्रेम दीपिका, सुमिल विनोद, राधिका विलास, नीति शतक। तो ये देव की रचनाएं हैं, अक्सर आपसे परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त आप ये देख सकते हैं घनानंद, जिनकी हमने चर्चा की, प्रतिनिधि कवि हैं। उन्होंने सुजान हित प्रबंध और कृपा कंद निबंध, वियोग वेल, इश्क लता, यमुना यश, प्रीति पावस, पदावली, प्रकीर्ण छंद, ये इनकी रचनाएं हैं। रसलीन का नाम भी आया करता है रीतिकाल के प्रमुख कवियों में। और भिखारी दास चर्चा की है हमने, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, छंदारणव पिंगल। इन पुस्तकों से स्पष्ट हो रहा है कि इन्होंने रस, छंद, काव्य पर बड़ी ही सुविचारित पुस्तकें लिखी हैं। रीति से बंधे हुए कवि हैं ये। इसके अतिरिक्त आप देखें कि गिरधर की जो कुंडलियां हैं बहुत प्रसिद्ध हैं, वे भी रीतिकाल के ही कवि थे। और आगे हम देखें तो बोधा का है विरह वारिश, इश्क नामा। अब इनकी जो पुस्तकों के नाम